की मसूद अजहर को लेकर है। भारत की बड़ी जीत, वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंच पर बड़ी डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक जीत। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है मसूद अजहर को। जैश का सरगना है। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी, जैश ने यह जिम्मेदारी ली थी और उसके बाद भारत ने अपनी मुहिम को तेज कर दिया था। पहले चीन ने चौथी बार अड़ंगा लगाया, लेकिन पांचवी बार चीन झुक गया, भारत की भाषा बोलने पर राजी हो गया। चीन ने सहमति जता दी। जो टेक्निकल होल्ड लगा रखी थी चीन ने, उसे हटा लिया। अब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ यह कार्रवाई की है, उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। जैश ए मोहम्मद ने 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमला किया था। इसके बाद से ही भारत लगातार मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित कराने की कोशिश कर रहा था। अब आखिरकार भारत को कामयाबी मिल गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने बाकायदा इसकी जानकारी ट्विटर पर दी। उन्होंने क्या कहा, यह आपको बता दें। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया है। सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद। और ये बड़ी सफलता क्यों है और जो कदम उठाया गया है, इस कदम के मायने आप समझिए। दुनिया भर के देशों में अब मसूद अजहर की एंट्री पर बैन लग जाएगा। मसूद अजहर किसी भी देश में आर्थिक गतिविधियां संचालित नहीं कर सकेगा। संयुक्त राष्ट्र के सभी जो सदस्य देश हैं, यानी जो यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए हैं, वहां पर मसूद के जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज है, उन्हें फ्रीज करना पड़ेगा। मसूद अजहर से संबंधित व्यक्तियों या उसकी संस्थाओं को अब कहीं भी पूरे विश्व में कोई मदद नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को भी मसूद अजहर के खिलाफ, जो कि लगातार बचाव करता रहा है पाकिस्तान मसूद अजहर का, उसके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। जो टेरर कैंप है, जो मदरसे है, उसे बंद करने पड़ेंगे। और यह ट्वीट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सैयद अकबरुद्दीन ने जो ट्वीट किया है कि मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया गया है। सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद। और लगातार भारत की ये लंबे समय से कोशिश चल रही थी। 2009 से यह कोशिश चल रही थी और 2009 के बाद 4 बार चीन अड़ंगा लगा चुका था, लेकिन आखिरकार 5वीं बार चीन भारत की भाषा बोलने के लिए राजी हो गया। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, और सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिनेश गौतम जी, मैं आपके पास आता हूं। आखिरकार 5वीं बार चीन ने भारत की भाषा बोली है। बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिहाज से। अगर आप देखें तो वो चीन जो पहले इस बात पर मुस्तकिल नामादा था कि वो मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं होने देगा, यूएन के वो 5 स्थायी सदस्य जिन्हें असल में वीटो करने का अधिकार है, उनमें से एक चीन भी था, और चीन ने ही हमेशा इस बात को लेकर वीटो किया। लिहाजा ये आशंका बनी हुई थी कि इस बार चीन का रवैया क्या होगा। 1267 ये है यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी को लेकर जो समिति बनी हुई है, उसका वो क्लॉज जिसमें अगर किसी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाता है तो उसका नाम दर्ज कराया जाता है। इसमें चीन की तरफ से ही हमेशा से रुकावटें डाली गईं। भारत एक बार फिर से सशंकित था कि चीन इस बार क्या करेगा, लेकिन चीन ने शायद मन बना लिया था, और मन बनाने के पीछे वैश्विक दबाव था। पुलवामा आतंकवादी हमला, हाल ही में श्रीलंका में जो कुछ हुआ, उसका परिदृश्य भी इसमें शामिल रहा होगा। जब ये फैसला लिया गया होगा कि अब मसूद अजहर को लेकर चीन को क्या फैसला लेना है, और चीन ने अपना फैसला स्पष्ट कर दिया था इमरान खान को, लेकिन उन्होंने तब साफ नहीं किया था, वर्ल्ड मीडिया को, वर्ल्ड एट लार्ज को नहीं बताया था कि उन्होंने मन क्या बनाया। उन्होंने ये जरूर कहा था कि ऐसी बात कही जाएगी जिससे उचित समाधान निकले। उचित समाधान असल में किस तरीके से निकलना था, इसको लेकर लोग फिर भी सशंकित थे कि उचित समाधान क्या चीन का वो नजरिया होगा जिसको लेकर पहले लोग देख चुके हैं कि उन्होंने मसूद अजहर को लेकर वीटो किया था। इस बार लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया, और अब मसूद अजहर ग्लोबल टेररिस्ट है। इसका मतलब ये है कि चलिए दिनेश, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, और इन 2 तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी को आप समझिए। मसूद अजहर जैश का सरगना, जिसे पाकिस्तान संरक्षण देता है। पाकिस्तान जैश का इस्तेमाल करता है भारत में आतंक को एक्सपोर्ट करने के लिए। कश्मीर से जुड़ा रहा है मसूद अजहर का पूरा काला चिट्ठा, पूरी उसकी काली करतूत कश्मीर से जुड़ी रही है। और उसके बाद हम सीधे सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, पाकिस्तान जैश का इस्तेमाल करता रहा है भारत में आतंक को एक्सपोर्ट करने के लिए, और लगातार पाकिस्तान की एक कोशिश रही है कि मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित होने से बचाया जाए, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। लगातार चीन के संपर्क में था, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को नकारा, उसे अनदेखा किया, और भारत के दबाव के आगे झुका है, जो वैश्विक समर्थन भारत के साथ था।
देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह कि लगातार पाकिस्तान इस पूरी जद्दोजहद में था कि किसी भी तरीके से चीन लगातार इसके ऊपर टेक्निकल एक बार फिर होल्ड लगा दे। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में इमरान खान ने चीन का विजिट किया था, बीजिंग में थे वो, और उन्होंने तब भी सोर्सेज के हिसाब से बताया गया कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं चीन को ये कंसल्ट करने की, लगातार ये मनाने की कि चीन लगातार इसके ऊपर टेक्निकल लिफ्ट लगा दे, टेक्निकल उस पर सैंक्शन लगा दे। क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब फ्रांस ने फरवरी के बाद, जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद 14 फरवरी के बाद लगातार फ्रांस ने इनिशिएट किया 1267 ये प्रपोजल जो था सैंक्शन, लेकिन चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए, चीन ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको रोक दिया था और टेक्निकल रीजंस बताए थे कि टेक्निकल खामियां इसके अंदर है। तो यही वजह थी कि लगातार पाकिस्तान फिर दोबारा से कोशिश कर रहा था कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं वो रोक बनाने में बरकरार रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि चीन को ना सिर्फ भारतीय दबाव में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भी वही लाइन लेनी पड़ी जिसको लगातार भारत कह रहा था कि ना सिर्फ मसूद अजहर एक ग्लोबल टेररिस्ट है बल्कि लगातार उसके द्वारा संचालित जैश ए मोहम्मद भारत के अंदर बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट अटैक के पीछे भी रही है। क्योंकि ना सिर्फ आप पुलवामा अटैक देखें बल्कि इसके पहले भी अगर आपको याद होगा पठानकोट अटैक और पार्लियामेंट पे अटैक, ये सारे अटैकों के पीछे कहीं ना कहीं जो फुटप्रिंट थे वो साफ दर्शाते थे, उसके प्रमाण थे, उसके सीधे उसकी चीजें थी जो दर्शाती थी कि जैश ए मोहम्मद उसके अंदर सीधे तौर पर इन्वॉल्व है। और पुलवामा अटैक के बाद भी भारत ने जो डोजियर पाकिस्तान को दिए थे उसमें ये पुख्ता सबूत रखे गए थे कि कैसे इसकी साजिश रची गई, किस तरीके से जैश ए मोहम्मद इसके अंदर सीधा इन्वॉल्व था और जैश ए मोहम्मद का सरगना यानी मसूद अजहर। ठीक है डायरेक्ट सुमित, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा और निश्चित तौर पर आपने जिक्र किया 3 बड़ी जो आतंकी घटनाएं भारत में हुई, उन तीनों के पीछे जैश का हाथ था। 2001 में संसद पर हमला, 2016 में पठानकोट पर हमला और 2019 में पुलवामा आतंकी हमला जिसकी जिम्मेदारी ली थी जैश ए मोहम्मद ने। और 3 और हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शायरा एनसी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, शैलेश पांडे जो कि शिवसेना की प्रवक्ता है, और सायरा शाह हलीम है जो कि विमेन एक्टिविस्ट है, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले शायरा एनसी, भारत की बड़ी जीत, बड़ी कूटनीतिक जीत वैश्विक स्तर पर। मैं मानती हूँ ये ना सिर्फ जीत है भारत की, लेकिन पूरे आतंक के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनकी भी जीत है। ये इंटरनेशनल वर्ल्ड कम्युनिटी जब भारत में कैसे बयान देते आए हैं और भारत का जो संघर्ष रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मसूद अजहर का रोल अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए, इसमें जो भूमिका हर एक टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, प्रधानमंत्री स्वयं और पॉलिटिकल क्लास की जीत है। और मैं मानती हूं कि जम्मू कश्मीर में जो इंस्टेबिलिटी 26/11 को लेके जो आतंकवादी हमले हुए, पुलवामा को लेके जो हमने देखा है, ये सभी बहुत गंभीर सवाल जो भारत ने उठाए हैं उनके जवाब कभी नहीं मिले। लेकिन जिस ढंग से यूएन ने भारत को समर्थन किया है इस पूरे जंग में, उससे एक चीज स्पष्ट है कि आज एक भूमिका बनी है कि मसूद अजहर जैसे जो लोगों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर। चलिए कुछ ठीक है, शायरा से मैं आऊंगा आपके पास, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। शैलेश पांडे भी शिवसेना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश पांडे, बड़ी जीत भारत की इस लिहाज से भी कि लगातार चीन इस बात का विरोध कर रहा था, पाकिस्तान का साथ दे रहा था। चलिए शैलेश, मैं आपके पास आऊंगा। प्रभात झा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनका रुख करते हैं। प्रभात झा, आखिरकार चीन भी झुका भारत के दबाव के आगे, वैश्विक दबाव के आगे, पाकिस्तान को अनदेखा करना पड़ा उसे। ये भारत की कूटनीतिक सफलता और इसी का नाम नरेंद्र मोदी है। बार बार हम कह रहे थे और आज विश्व का जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति, उनके निर्णय के प्रति, उनकी मांग के प्रति जो समर्थन है, ये जाहिर करता है कि नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के किस बड़े नेता, इस तरह के बड़े नेता हैं। हमने कहा था कि इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करें, चीन ने कुछ दिन तक विरोध किया, लेकिन बधाई के पात्र हैं यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरह से उसे घोषित किया है, ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। और इसका श्रेय 130 करोड़ आबादी को जहां जाता है, वहीं उसके प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के प्रधानमंत्री को भी जाता है। 4 बार इससे पहले कोशिशें हुई थी प्रभात साहब, 2009 से ये कोशिश चल रही थी और आखिरकार नहीं, ये कोशिशें लगातार होती रही। दिक्कत ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत की वाइस बनी कि नहीं बनी, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि 130 करोड़ जनता, जब जिन्होंने उन्हें 2014 में स्पष्ट बहुमत दिया, यही कारण है कि विश्व में जब कोई बात करते हैं
तो उसकी तरफ लोगों का ध्यान जाता है। आज अमेरिका हो, फ्रांस हो, जापान हो, रूस हो, सबने आज हमारे साथ खड़े होकर क्यों कहा है, और अंततः चीन को भी यह कहना पड़ा कि यह इंटरनेशनल टेररिस्ट उसको घोषित किया जाए। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है और मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और 130 करोड़ आबादी को बधाई देना चाहता हूं। ठीक है, चलिए प्रभात जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप जुड़े हुए थे। शैलेश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। भारत की इस बड़ी जीत पर पाकिस्तान को आखिरकार अनदेखा करना पड़ा और इसकी कोशिश लंबे समय से हो रही थी। जी ठीक है, चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतें मैं शैलेश जी का रुख करूंगा। ठीक है शैलेश जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी जी, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही आपको? बिल्कुल आ रही है, अब आप अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले तो जो आज एक आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के सरगना असद मजूर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी जो घोषित किया गया, उसके लिए मैं सबसे पहले हमारे केंद्र सरकार, मोदी सरकार को और देश के लौह पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत मैं बधाई दूंगा। और यह जीत देश के 130 करोड़ भारतीयों की जीत है, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार हिंदुस्तान अजहर मसूद को आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जो अंतर्राष्ट्रीय यूएन है वहां पर हमारी लगातार कोशिश रही। लेकिन कभी चाइना इसमें आड़े आता था तो कभी कुछ आड़े आता था, पाकिस्तान तो इसके खिलाफ था। ठीक है, चलिए, इस बात से एक बात साबित हो गया है कि पाकिस्तान का जो है वो नकाब उठ गया है। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, आतंकवादी अजहर मसूद है, जबकि उसको पाकिस्तान की जो राज्य है, राज्य शासन करता है, उसको वहां पर समाज सेवा। ठीक है, चलिए शैलेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। शाइना इनसे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शाइना, लगातार पाकिस्तान की ओर से कोशिश हो रही थी कि पुलवामा अटैक के बाद जिस तरीके से भारत ने मुहिम को तेज किया, हालांकि एक बार असफलता जरूर लगी, उसके बाद वैश्विक दबाव और बढ़ने लगा। कोशिश इस तरीके से हुई कि अलग अलग देश अपने यहां बैन लगाए, जिसके बाद चीन को झुकना पड़ा। तो पाकिस्तान के लिए भी यह बड़ा झटका है और बेपर्दा हो गया है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान तो डिनायल मोड में है। हम सब जानते हैं कि जिस ढंग से आतंकवादियों को वो शरण देते आए हैं, देश का नंबर 1 दुश्मन आज कोई है तो वो आतंकी मसूद अजहर। हम सब जानते हैं कि उनका जो योगदान रहा था, बल्कि योगदान गलत शब्द होगा, लेकिन जो उनका हाथ था 1999 में, तब से उन्होंने इतने सारे युवकों को लुभाया है इस आतंक के जाल में। 1994 में कश्मीर के आतंकवादी हमले में वो शामिल थे, 1999 में श्रीनगर में भी वो शामिल थे, और भारत को डिस्टेबलाइज करने में किसी का हाथ है तो इनका। तो मैं मानती हूँ ये यूएनएससी का जो घोषणा है वो एक उपलब्धि है और एक बहुत बड़ा मैसेज है सभी आतंकवादियों संगठन के साथ कि आज इस देश में वो राजनीतिक इच्छा शक्ति है मोदी जी के नेतृत्व में। तो जो आप गलत काम करें तो आपके प्रति कार्रवाई जरूर होगा। हम भूलते नहीं हैं, हम बोलते कम हैं, लेकिन 2001 में भी जो संसद पे हमला हुआ, जम्मू कश्मीर के विधानसभा पे जो हमला हुआ, उसके बाद जितने लोग मारे गए, इन जम्मू कश्मीर के विधानसभा पे जो हमला हुआ, उसके बाद जितने लोग मारे गए, इन सब में लश्कर-ए-तौयबा हो या ऐसे संगठन जिनको पाकिस्तान शरण दे रही थी, पॉलिटिकल इंसुलेशन दे रही थी, और आज भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया पुलवामा के बाद, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया ये 1994-1999 के बाद। उन्होंने सिर्फ डिनायल मोड में अपनी जो एक परसेप्शन है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में किया, डिनायल करके। लेकिन आज उनका पर्दाफाश हुआ है और मैं यूनाइटेड नेशंस को भी अभिनंदन देना चाहती हूँ, भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अभिनंदन देना चाहती हूँ, और स्वयं मोदी जी को ये कहना चाहती हूँ कि उनके नेतृत्व में भारत सुरक्षित है। ठीक है,
ठीक है, ठीक है। तेहर तरार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पाकिस्तान से, जो वहां की पत्रकार हैं। अब भाई ये बताइए तरार जी कि पाकिस्तान कैसे कहेगा कि हम आतंकियों को शरण नहीं देते, उनका समर्थन नहीं करते, क्योंकि अब तक तो लगातार जैश को आप शरण दे रहे थे, उनका बचाव कर रहे थे, मसूद अजहर का बचाव कर रहे थे। अब विश्व ने आईना दिखाया ना पाकिस्तान को। मसूद अजहर या इस किस्म के किसी भी इंसान का किसी भी लिस्ट पे आना, यू नीड टू अंडरस्टैंड, हमारे जैसे पाकिस्तानियों के लिए ना तो ये कोई अलार्मिंग बात है और ना ही ये कोई वो लाइक दुख की बात है। समथिंग बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा इंसान जिसने आपके मुल्क में या किसी और मुल्क में किसी किस्म का कोई टेररिस्ट एक्ट किया हो और वो प्रूवन हो, मैं तो चाहती हूँ कि नॉट जस्ट कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, उसको पाकिस्तान में भी सजा दी जाए। और what I believe is कि ये जो हुआ है, जो यूनाइटेड नेशंस में फाइनली आखिरकार चाइना ने अपना ये वीटो हटा लिया, I seriously believe that Pakistan government is thinking on the same lines, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान एलाइज हैं, और चाइना ने अगर आज के दिन तक किसी चीज को सपोर्ट किया है वीजा वी पाकिस्तान, तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ किसी न किसी कंसल्टेशन में किया होगा। एंड द फैक्ट दैट दिस हैज हैपेंड, उसका तो मेरी नजर में तो यही मतलब है, जो कि हम देख रहे हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, ये आप लोगों को सुनाने के लिए नहीं है या इंटरनेशनल कम्युनिटी को सुनाने के लिए ये नहीं है। ये हम वो चीजें देखते हैं जो हमारे मुल्क में हो रही हैं, जो एक्शन लिए जा रहे हैं, दे मे नॉट बिकम पब्लिक फॉर अ व्हाइल। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप इसका स्वागत भी कर रही हैं। लेकिन सवाल इसके साथ यह भी है कि जब भारत लगातार सालों से यह कह रहा है कि पाकिस्तान से टेरर एक्सपोर्ट हो रहा है, हमने संसद पर हमला हुआ तब कहा, हमने पठानकोट पर हमला हुआ तब कहा, पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, जैश ने उसकी जिम्मेदारी ली, तब भी हमने कहा कि भाई साहब आप पाकिस्तान के अंदर इस जो गतिविधियां चल रही हैं इन पर बैन करिए, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे सारे सबूतों को दरकिनार कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये आप लोग असल में, क्योंकि जब मीडिया पे बात हो रही होती है ना, तो आप, क्योंकि मसला ये है कि फॉर इंस्टेंस इफ यू टॉकिंग टू समबडी लाइक मी, मेरे जैसे, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं लिखती हूँ, अब एक टेलीविजन चैनल में काम करना शुरू किया, बट चलिए आप लोग मुझे जर्नलिस्ट समझते हैं, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि पहले वाला पाकिस्तान और इस वक्त वाले पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर DGISPR जो कि बड़े ओपनली इंडिया के बारे में बात करते हैं, या इंडिया के कोई ऐसी बात नहीं करते विच वुड मेक इंडिया हैप्पी, उन्होंने भी कहा कि हम कभी डिनाई नहीं करेंगे कि यहाँ पे टेररिस्ट थे या यहाँ पे टेररिज्म नहीं हुआ। लेकिन एज आई एम सेइंग कि थिंग्स हैव चेंज्ड। लोगों का पर्सपेक्टिव जो आज से 20 साल पहले था, जो 2000 में था, वो अब नहीं है। जब 1999 में बात बिल्कुल ठीक है मेहर जी, मैं इससे इनकारी नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है, पाकिस्तान बदले, आतंकी गतिविधियों पर वहां लगाम लगे, ये पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए, सबके पूरे विश्व के लिए अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल था कि पुलवामा अटैक के बाद क्या आतंकियों पर कार्रवाई हो गई? मुंबई हमले के बाद आज तक पाकिस्तान में क्या कार्रवाई हो गई? जब से, ठीक है आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बदल रहा है, तो बदलते पाकिस्तान में क्या कार्रवाई हुई है आतंकियों लग रही है? आप, वही तो मैं कह रही हूँ ना, आप लोगों को हर चीज अनाउंस करके बताना सारा कुछ, बट लेट मी अश्योर यू कि यहाँ पे जितनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी एक्टिविटीज को बहुत स्ट्रांगली पूरे लीगल तरीके से, हर तरीके से, उनकी फंडिंग, उनकी एक्टिविटीज, उनका मीडिया एक्सपोजर, हर चीज कॉन्स्टेंटली बंद होती जा रही है और बंद होगी। ये आप लोग तो बाद में आते हैं, ये हमारे लिए, आप जितना नुकसान पाकिस्तान को इन लोगों ने पहुंचाया है, किसी और को तो नहीं पहुंचाया ना, तो फॉरगेट अबाउट एवरीबडी एल्स, फॉरगेट अबाउट इंडिया, या हमने दुनिया में की नजर में क्या नजर आना, या क्या हमारे लिए बहुत नुकसानदेह, हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा है इन लोगों का यहाँ पे होना। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि दो चीजें बदल रही हैं। सुपरफिशियली आपको नजर आएगा या नहीं आएगा, इस बंदे का नाम अगर आज आ गया है यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस में, एंड चाइना हैज मूव फॉरवर्ड, तो ट्रस्ट में उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट भी शामिल है, और ये सब कुछ जो हो रहा है ऐसा ऐसा कि आपको कहीं से भी सिवाय नहीं, ये बात मैंने क्यों कहा मेहर जी, इस बात का समझिए, इस बात को समझिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लोगों का। ठीक है मेहर जी, एक मिनट में आता हूं, जितेंद्र सिंह कुछ बोल रहे हैं, प्लीज हमारे साथ बने रहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक निर्णायक और स्थिर नीति रही है आतंकवाद के प्रति, आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के समर्थकों के खिलाफ, सीमा के भीतर भी, सीमा के बाहर भी। भले ही वो कश्मीर घाटी में था, बड़े आतंकी नेताओं को हिरासत में लेकर के उनके ऊपर निर्णायक कार्रवाई हुई है, जांच शुरू की गई है, मुकदमे दायर किए गए हैं। सीमा के पार भी जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक्स हुई हैं
और सफलतापूर्वक और जिस प्रकार से पर्सनल आउटरीच रही है प्रधानमंत्री मोदी की विश्व के भिन्न भिन्न नेताओं के साथ, व्यक्तिगत तौर पर चीन के नेताओं के साथ भी, उसका ये एक नतीजा है संक्षेप में कहा जाए कि विश्व के वो राष्ट्र, वो देश जो पहले शायद भारत के दृष्टिकोण से या तो पूरी तरह सहमत नहीं थे या सहमत होकर के भी उन्हें स्वीकार करने में कुछ झिझक थी, भारत की आतंक के प्रति और पाकिस्तान के प्रति दृष्टिकोण को, आज वो भी इस स्थिति में है कि वो भारत के दृष्टिकोण को स्वीकार कर रहे हैं। पाकिस्तान पर इस प्रकार का दबाव है, शायद इस्लामाबाद को भी ये अनुभव हुआ है कि वो पुराना जमाना जाता रहा, अब उनका वास्ता किसी और से नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, और इसलिए उन्हें भी जो पहले दोहरी नीति पर वो काम करते रहे इतने वर्षों तक, उसके ऊपर भी पुनर्विचार करना होगा। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से इस प्रकार की घोषणा करना और इस प्रकार का लिखित में निर्णय लेना, मुझे लगता है कि भारत के लिए स्वतंत्रता के बाद एक बहुत। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, मेहर तरा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मसूद अजहर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित हो चुका है। अरसलान भाटी भी इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं, वहां के वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन उससे पहले सैयद अकबरुद्दीन कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं उनको। For several years, the first effort that we made in this regard was in 2009. More recently, we have been persistent, diligent, and in a subterranean manner, making all our efforts towards this goal. Today, that goal stands achieved. I am grateful to the many countries who were supportive of this effort. The designating states, that is USA, UK, and France. Also, several others within the council and outside the council who came forward without any restraints and supported this Indian effort at not tolerating a terrorist. Finally, I'd like to thank the permanent representative of Indonesia, who was instrumental in ensuring that the process went smoothly and in accordance with our agreed understandings. All in all, it's been a happy day, a good day for all those who would like to who would like to pursue the approach of zero tolerance for terrorism. Thank you very much. सैयद अकबरुद्दीन को आप सुन रहे थे, धन्यवाद करते हुए वैश्विक समुदाय का। अरसलान भाटी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार। अरसलान जी, भारत लगातार कह रहा था कि जैश पर कार्रवाई होनी चाहिए, मसूद अजहर आतंकी है, पाकिस्तान लगातार बचाव में था। अब तो कम से कम पाकिस्तान ये कहेगा कि मसूद अजहर आतंकी है। नहीं, आपने देखिए, बात यह है कि कभी नहीं ये बात की कि जो टेररिस्ट है या जिसके ताल्लुका टेररिज्म तंजीमों या टेररिस्ट तंजीम के साथ हैं, वो टेररिस्ट है। वो अगर पाकिस्तान में टेररिस्ट है तो इंडिया में भी टेररिस्ट है, वो अमेरिका में भी टेररिस्ट है। हमने तो ये बात कभी नहीं कही पाकिस्तान ने। वो कहते हैं कि जो भी टेररिस्ट डिक्लेयर हैं वो टेररिस्ट हैं, यानी दहशतगर्द हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ने इस तरह का कभी बात नहीं की, या पाकिस्तान ने कभी गलत डिफेंस नहीं किया किसी भी ऐसे शख्स का जो डिक्लेयर्ड हो कि जी वो टेररिस्ट है। लेकिन उस आपने मसूद अजहर का बचाव नहीं किया है, पाकिस्तान की हुकूमत ने मसूद अजहर और जैश का बचाव नहीं किया है। पाकिस्तान ने कभी देखें पाकिस्तान ने कभी मसूद अजहर का बचाव इसलिए नहीं किया कि अगर कोई केस अदालतों में चल रहा है तो अदालत के फैसले पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, या मैं हुकूमत के बिहाफ पे कमेंट नहीं कर सकता। अदालत उसको कह दे कि जी वो टेररिस्ट है, हम मान जाएंगे टेररिस्ट है। अदालत कह दे कि वो टेररिस्ट नहीं है, तो मैं उसको कैसे टेररिस्ट कह सकता हूं? या आपकी अदालतें भी इसी तरह है कि अगर वो कह देती हैं कि जी सबूत दिए ना, संसद पर हमला हुआ, हमारी मुंबई में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, बाकायदा पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जैश ने ली, हमने लगातार सबूत पर सबूत दिए, लेकिन पाकिस्तान ने माना कहां? देखिए, बात यह है जी कि मैं अपने बिहाफ पे तो बोल सकता हूं अपने तरफ बतौर जर्नलिस्ट, लेकिन मैं गवर्नमेंट के ऊपर नहीं बोल सकता। आपने बिल्कुल दिए होंगे सबूत, मैं नहीं कह रहा नहीं दिए होंगे। उसका मानना ना मानना वो हुकूमतों के दरमियान है। मैं उस पर क्या कह सकता हूं? मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि अगर किसी शख्स को वो जैद है, अलिफ है, बे है, ते है, वो राम है, वो रहीम है, वो रविंदर है,
मसला ये है कि वो अगर टेररिस्ट है तो वो पाकिस्तान में भी टेररिस्ट है, इंडिया में भी टेररिस्ट है, वो बांग्लादेश में भी टेररिस्ट है, वो इंग्लैंड में भी टेररिस्ट है। लेकिन अगर वो टेररिस्ट उसकी अदालतों के जगह अगर भारत का कानून पाकिस्तान में नहीं चलता तो पाकिस्तान का कानून मान लेते ना अरसलान जी, यहाँ तो मानने में दिक्कत है। और पाकिस्तान आतंक के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई करता है उसके एक और सबूत मैं आपको दूंगा और उस पर सवाल करूंगा। लेकिन हमारे साथ दिनेश गौतम है, मैं कुछ कहना चाहती हूं। एग्जीक्यूटिव एडिटर है, वो कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, उसके बाद शाइना अंसी भी कुछ बोलना चाहती है, मैं उनका विरोध करूंगा। दिनेश जी पहले आप बोलिए। जी, असल में मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि जैश-ए मोहम्मद को लेकर सच्चाई पाकिस्तान को मालूम नहीं थी, और ये भी हम सबको मालूम है कि पठानकोट एयरबेस पे अटैक के बाद हाउस अरेस्ट भी किया गया था मसूद अजहर को, लेकिन उसके बावजूद कोई निर्णायक कार्रवाई उस पर नहीं की गई। ये ठीक है कि जो टेररिस्ट है वो कहीं भी टेररिस्ट है, और आज यूएनएससी ने इसी बात पर मोहर लगाई कि ग्लोबल टेररिस्ट बताया गया मसूद अजहर को, लेकिन पाकिस्तान ने क्या इसके पहले निर्णायक कार्रवाई करने का कभी मन बनाया, वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो? देखिए, जो हाफिज सईद का मामला है वो अदालतों में केस चला, सबूत दिए गए, उसमें वो सबूत नहीं मिल सके उनको, या वो अदालत ने नहीं समझा कि वो सबूत ठीक है, इसलिए उन्होंने हाफिज सईद को छोड़ दिया। इसी तरह मसूद अजहर का केस अगर सामने आया है और अगर अदालत समझती है कि मसूद अजहर के खिलाफ एविडेंस है, केस मजबूत है, वो टेररिस्ट है, मैं या आप उसको बचाने वाले कोई नहीं है। अगर अदालत है, पूरी अदालतें हैं, उनका काम है, अदालतों का यही काम होता है कि वो टेररिस्ट को टेररिस्ट डिक्लेयर करे। नहीं, ठीक है, उस पर भी आएंगे कि पाकिस्तान कितना ईमानदार है आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए, उसकी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले शाइना अंसी कुछ बोलना चाहती हैं। शाइना प्लीज। देखिए, मैं दो सवाल पूछना चाहती हूँ। ये मुद्दा नया नहीं है, 1994 से हम बात कर रहे हैं कि मसूद अजहर जो है अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल टेररिस्ट है और पाकिस्तान डिनायल मोड में रहा। शासन आए, शासन गए, सबूत आया, सबूत गया, और तो भी उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया, यहां तक खंडन भी नहीं किया कि आतंकवादी है तो हमें उन्हें इंसुलेशन नहीं देना है। वो बढ़ते गए और पाकिस्तान ने उनको बढ़ाते गए। तो मुझे लगता है ये जो डिनायल मोड में थे उनका एक मुंह तोड़ जवाब आज यूनाइटेड नेशंस के तरफ से आया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के साथ पूरे अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कम्युनिटी है और अब कोई दो निर्णय या दो राय मत भी नहीं हो सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान ने कभी ये राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई कि वो आतंक के खिलाफ है या भारत के साथ है इस जंग में। उन्होंने भागीदारी होके अपने लोगों को ऐसे शरण दिया कि उनके संगठन बढ़ते गए, वो युवाओं को भड़काते गए और ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी संगठन को जो वो और ऑर्डर्स से, तो कहीं ना कहीं आई थिंक यू नीड टू कॉल इट अ ब्लफ व्हेन यू नीड टू, एंड पाकिस्तान नीड्स टू बी कंडेम्ड इन टोटलिटी फॉर बीइंग इन डिनायल मोड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। जी अरसलान जी, जवाब दीजिए शाइना अंसी का। देखिए, वही बात मैं उनसे बार बार पहले भी कह रहा हूं कि अगर वो मसूद अजहर के खिलाफ सबूत हैं, उनको अगर ग्लोबल टेररिस्ट यूनाइटेड नेशंस ने किया, बिल्कुल दुरुस्त। बात यह है कि मैं वही बात दोबारा दोहरा रहा हूं, बल्कि रिपीट कर रहा हूं कि अगर उनके खिलाफ एविडेंस है और पाकिस्तान की कोर्ट में केस चलता है, किसी भी कोर्ट में चलता है, और उनको वो कह देते हैं जी कि ये इनके खिलाफ हमारे पास इस तरह के सबूत मौजूद हैं कि इनको दहशतगर्द या टेररिस्ट करार दिया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं है हमारे पास या अदालत में साबित नहीं होता, तो मैं और आप उनको टेररिस्ट नहीं कह सकते। वो कोई भी होगा, वो मसूद अजहर हो, वो अजहर मसूद हो, वो शाइना हो, वो मैं हूं, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी नहीं अरसलान जी, सबूतों को, जिन सबूतों को पूरी दुनिया आज मान गई, चीन भी इस बात को मानने के लिए तैयार होगा, पाकिस्तान मान रहा था क्या आज तक? नहीं, देखिए, चीन हमारा दोस्त है, उस हमारे हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा होता है। छोड़ दिया ना इस मुश्किल वक्त में, चीन की छोड़ दिया ना, लगातार बचाव कर रहे थे ना। नहीं, उसमें छोड़ा नहीं है हमें, हमारे लिए सीपैक बहुत काफी है, हम सीपैक बना रहे हैं, सीपैक बन रहा है। सीपैक की बात कहाँ गई मसूद अजहर के बीच में? जी, सीपैक की बात कहाँ गई मसूद अजहर के बीच में? नहीं, बात यह है, मसूद अजहर को कब मना किया गया कि जी मसूद अजहर की बात चाइना ने कही हमें और हमने नहीं मानी? उसने कहा जी कि नहीं, अच्छा एक बात बताइए अरसलान जी, एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान ईमानदारी से आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाता है? जी बिल्कुल, 100%। फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में आप लोग ग्रे लिस्ट में क्यों हैं?
ये ग्रे लिस्ट में इसलिए है कि अगर आप सेटिस्फाई हमारे से नहीं है, आप हमारा हम छाया मुल्क है, आप हमारे से सेटिस्फाई नहीं है, इसी तरह और भी लोग हैं जो सेटिस्फाई नहीं है, हम उनको पूरा विश्व नहीं, पूरा विश्व नहीं सेटिस्फाइड है ना, यही तो दिक्कत है। यही बात तो पाकिस्तान को नहीं समझ में आ रही है अरसलान जी, कि पूरा विश्व अनसेटिस्फाइड है। पाकिस्तान जो एक्टिविटी देखें आप भारत के बतौर कंट्री, भारत जो है बोलता बहुत है, लेकिन नहीं बोलता नहीं, अब करता भी बहुत है। मिलकर काम करें, हम बोलते नहीं, अब करते भी बहुत है। मिलकर काम करें, नहीं आप करते भी बहुत है। आपके विदेश मंत्री महमूद कुरैशी का बयान थोड़े दिन पहले का, आपको ज्यादा बेहतर से पता होगा, आपको ज्यादा बेहतर से पता होगा कि अगर ग्रे लिस्ट एफएटीएफ से नहीं हटती है तो ब्लैकलिस्टेड हो जाएंगे और हर साल 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा पाकिस्तान को। पानी देना कोई ऐसा मसला नहीं है, पाकिस्तान को ना नुकसान होने जा रहा है, ना इंडिया को परेशान होने की जरूरत है, ना शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐसा कोई बयान दिया, ना आपको बयान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अरसलान जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश गौतम जी का मैं रुख करूंगा। दिनेश जी, ये जो कदम है, जो बैन लगा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया, इस लिहाज से भी ज्यादा अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पुलवामा में जब अटैक हुआ उसके बाद हमने इस मुहिम को और जोर शोर से उठाया और ये मुझे लगता है कि शायद पहली बार ऐसी कोई बातचीत हुई है कि भारत में कोई हमला होता है, जम्मू कश्मीर में कोई हमला होता है, उसके बाद किसी आतंकी को हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करवा पाते हैं। विदेश सचिव हमारे विजय गोखले साहब, उन्होंने इसके बाद उन तमाम संबंधित देशों की यात्राएं की जो असल में इस आतंकी पर और इसके तमाम ऑर्गेनाइजेशंस पर, वो दबे हुए ऑर्गेनाइजेशंस हों, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हों, उस पर पाबंदी लगाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। और भारत की तरफ से ये जो कोशिशें हैं आखिरकार यही रंग लाई हैं। ये बात भी सच है कि वैश्विक समुदाय भी भारत के साथ खड़ा हुआ था। ये बात भी सच है कि अमेरिका और फ्रांस ने ये प्रस्ताव मूव किया, सबसे पहले फ्रांस ने ये प्रपोजल मूव किया था और चाइना इसको महीने भर से दबाए हुए बैठा हुआ था, लेकिन आखिरकार उस पर जो दबाव था वो रंग लाया। 1267 जिसका मैं जिक्र कर रहा था, असल में ये अलकायदा सैंक्शन है, ये काउंटर टेररिज्म के लिए इसमें सैंक्शन के प्रावधान हैं, जिसमें संबंधित व्यक्ति कहीं की यात्रा नहीं कर सकता, उसके तमाम असेट्स फ्रीज हो जाते हैं, वो हथियारों का उपयोग नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। और आप जानते हैं इसके पहले भी कोशिशें की गई 3 बार, लेकिन ये चाइना के वीटो के वजह से ही इस पर पहले कामयाबी भारत को नहीं मिली। अब देखना यह है कि क्या हाफिज सईद के मामले में भी ऐसी कोई कामयाबी भारत को हाथ लगती है क्या? जमात-उद-दावा के मुखिया के संदर्भ में भी भारत क्या इसी तरीके की कोई कोशिशें करता है और उसको आखिरकार ऐसे ही सिरे चढ़ाने में भारत को कामयाबी मिलती है क्या? और आपके सामने है कि ये जो अभी बात पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही थी कि हमने हमेशा टेररिज्म का विरोध किया है, तो हम सब ने देखा है यही जब रशिया से लड़ाई चल रही थी, अफगानिस्तान की तरफ से लड़ाकों को ट्रेन किया जा रहा था, असल में उसी की पैदाइश मसूद अजहर भी हैं। ये मसूद अजहर जो बाद में जख्मी हुआ था उस लड़ाई में, उसने बाद में अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, उसके लिए फंड रेज किया, उसमें लोगों की भर्तियां की। गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, इसको लेकर पाकिस्तान हमेशा से चला है। और अगर अब नया पाकिस्तान वाकई इमरान खान गढ़ना चाह रहे हैं, हमने देखा है कि कुछ एक मामलों में पाकिस्तान के अप्रोच में भी एक पॉजिटिव चेंज है, एक सकारात्मक तब्दीली है जी। लेकिन क्या वो मुस्तकिल दिखाई देगी? क्या हम आने वाले दिनों में भी उसको कॉन्टिन्यूड देखेंगे, या वहां जिस तरीके का एक घालमेल चलता रहा है वहां की आईएसआई के बीच में, वहां की सेना के बीच में, आवाम और चुनी हुई सरकार कई बार अलग थलग पड़ जाते हैं, एक बार फिर से वैसा देखने को मिलेगा, या इमरान खान वाकई वहां नया पाकिस्तान गढ़ने में कामयाब होंगे? कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनको पॉजिटिव इंडिकेशंस के तौर पर पाकिस्तान से ले सकते हैं, लेकिन क्या वो कंटिन्यू करेंगे? लेकिन इस समय ये बहुत बड़ी कामयाबी, भारत के लिहाज से बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी, बिल्कुल बहुत बड़ी जीत है। और लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो तस्वीर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल 94 में पकड़ा गया था मसूद अजहर को, लेकिन उसके बाद प्लेन हाईजैक होता है, कंधार कांड के समय मसूद अजहर को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद चिंता का विषय तब से भारत के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। अब ग्लोबल आतंकी घोषित हो गया है, तो पूरे विश्व में कहीं भी मसूद अजहर और उसके संगठन पर किसी भी तरीके की एक्टिविटी पर अब पूरी तरीके से बैन लग जाएगा। मुनीर कादिर इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं, वहां के एक और वरिष्ठ पत्रकार। मुनीर जी, लगातार भारत यह कहता आया है कि जैश पर कार्रवाई होनी चाहिए, मसूद अजहर पर कार्रवाई होनी चाहिए, तमाम सबूत सौंपे, पाकिस्तान तो नहीं माना लेकिन पूरा विश्व मान गया। मुनीर कादिर, आवाज आ रही है आपको? मुनीर कादिर, आवाज आ रही है आपको? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं।
एक बार फिर से मैं दिनेश जी का रुका, शैलेश जी कुछ बोलना चाह रहे थे। शैलेश जी बताइए। जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी ने वही किया, बालाकोट में जाकर जो आतंकवादी ठिकानों पर का खात्मा किया, उसी तरह से बार बार यह कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादी गतिविधियों को बंद करना पड़ेगा और पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कराना पड़ेगा। और जब तक अजहर मसूद और दूसरे अन्य आतंकवादियों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती है, तब तक जो हमारे भारत में या भारत के बाहर जो लोग इस आतंकवादी बम स्फोट में शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उन हमारे शहीदों को, पठानकोट के शहीदों को आत्मा को श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऐसे कार्रवाई होते रहना चाहिए और मैं मोदी जी को फिर से उनकी अच्छी विदेश नीति के लिए बहुत ठीक है शैलेश जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश गौतम हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, भारत की बड़ी डिप्लोमेटिक कूटनीतिक जीत, मसूद अजहर ग्लोबल आतंकी घोषित हो चुका है। साथ ही उसके संगठन की एक्टिविटीज पर भी पूरे विश्व में कहीं भी बैन लग जाएगा और पाकिस्तान को भी अब उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी।